नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 सत्ता के नए केंद्र। यह इस चैप्टर का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने ब्रिक्स और सार्क संगठन के बारे में पढ़ा था और तीसरे पार्ट में हमने भारत और रूस देश के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपने अभी तक ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो सके। इन तीनों पार्ट में इन सभी के बारे में बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैंने समझाया है, तो इन तीनों को ज़रूर देख लेना। इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में हम चीन और इजराइल देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चीन और इजराइल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में मिलने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए मैंने न्यू आईडी बनाई, ताकि आप कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपको उत्तर दूंगा। और मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू अपडेट मिलती रहे। वहां मैं डेली पोस्ट करता रहता हूं कि मेरी आने वाली वीडियो कौन सी है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ये है मेरी आईडी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम जान लेते हैं चीन के बारे में कुछ। तो आपको जो ये झंडा दिख रहा है ना, जो ये ध्वज है, ये चीन का राष्ट्रीय ध्वज है। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो ये आपको बता दिया चीन का राष्ट्रीय ध्वज। अब एक बार देख लेते हैं कि विश्व मानचित्र पर चीन कहाँ पर है। तो यहाँ आपको अपना देश भारत दिख रहा होगा, इसी के ऊपर जितना भी ये पीले रंग का एरिया है ना, ये चीन है। तो आपको दिख रहा होगा कि चीन का क्षेत्रफल कितना अधिक है विश्व में। ठीक है, ये येलो कलर का जितना भी है ये चीन है। अब जान लेते हैं हम चीन के बारे में कुछ जानकारियाँ। चीन भारत का पड़ोसी देश तथा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अब इस बात को समझो, चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये अपना देश भारत और उसके पड़ोसी ये रहा चीन। तो ठीक है, चीन भारत का पड़ोसी देश है और विश्व में जनसंख्या के मामले में देखा जाए ना, तो ये प्रथम स्थान पर आता है। तो जैसे कि आपको पता हो कि अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है सबसे अधिक जनसंख्या में, और वहीं चीन प्रथम स्थान पर आता है सबसे अधिक जनसंख्या में। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने पहला पॉइंट कि भारत का पड़ोसी देश और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भारत चीन में 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तब देखो क्या हुआ कि जो भारत और चीन है ना, उसमें 1962 में एक युद्ध हो रखा है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ और चीन आज़ाद हुआ, तो उस समय एक नारा था जो हिंदी चीनी भाई भाई का, ये काफ़ी प्रसिद्ध नारा था उस वक्त का। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे, वो चीन पर काफ़ी अत्यधिक विश्वास करते थे, वो उसे अपना छोटा भाई मानते थे। ठीक है, परंतु उस समय जो गृह मंत्री थे, उस समय के गृह मंत्री विदेश मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये आशंका जताई थी कि जो चीन है ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है। परंतु जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इतना अधिक भरोसा करते थे कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात मानी ही नहीं। और जो चीन और भारत की सीमा थी ना, उस पर जो सैन्य बल था वो भी काफ़ी कम तैनात कर रखा था। इसी के परिणाम स्वरूप 1962 में चीन ने हम पर हमला कर दिया, जिसके कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा। और ये हार क्यों झेलनी पड़ी, ये हार हमें इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि जो नेहरू जी की नीतियाँ थी वो उस समय की गलत नीतियाँ हमें मानी जाती हैं। ठीक है, युद्ध हारने के बाद सेना ने एक बयान भी दिया था, जो कि आपको मैं बता दूं कि उस सेना ने कहा था कि ये हमारी सैनिक हार नहीं, राजनीतिक हार है। तो इससे क्या पता लगता है कि सेना तो अपने पूरा कार्य कर रही थी, परंतु ये हार है ये राजनीतिक तौर पर हार है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण ये हार हुई हमारी। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि 1962 का युद्ध जो हुआ था उसमें भारत को हार का सामना क्यों करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय की जो नेहरू जी की नीतियाँ थी वो गलत नीतियाँ थी, वो चीन पर अत्यधिक भरोसा करते थे, जो कि गलत साबित हुआ आने वाले समय में, और चीन ने हम पर हमला करके युद्ध जीत लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत चीन के मध्य व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, परंतु अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। तो देखो पहले के समय में क्या होता था, भारत देश है ना वो बाकी देशों से व्यापार काफ़ी ज़्यादा करता था, इसीलिए चीन से भी वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में व्यापार करता था। और चीन का तो आपको बताइए कि वर्चस्व व्यापार के मामले में विश्व में कितना अत्यधिक है। चीन का जो व्यापार है वो पूरे विश्व में फैला है। इसी तरह भारत से भी ये काफ़ी अधिक मात्रा में व्यापार करता रहा है, परंतु अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। इसके दो कारण हैं मुख्य। पहला कारण तो यह है कि जो भारत है
उसके चीन से संबंध अब ठीक ठाक नहीं, क्योंकि देखो जब कोरोना हुआ, कोरोना जब विश्व में फैलने लगा, भारत में फैलने लगा, तो उसके बाद जो चीन का है वो बहिष्कार होने लगा। चीन के जो सामान थे, चीन के जो प्रोडक्ट थे, उसे यूज़ करना कम कर दिया गया, उसका बहिष्कार करने लग गया। बॉयकॉट चीन के नारे भी लगने लगे, पोस्टर भी काफ़ी चले, तो उसके कारण भी ये होता है। और दूसरा ये है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पहले क्या था, भारत आयात ज़्यादा करता था, जिसके कारण भारत का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था बाहरी देशों से। परंतु अब क्या है, जो भारत है वो अपने देश में ही चीज़ें बनाने के प्रयास करता है, जिस कारण अब इसने चीन से व्यापार कम करने चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी डिस्क्राइब कर दिया। इसके दो कारण है व्यापार में कमी के, पहला तो चीन का बहिष्कार होना और दूसरा भारत का आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तीसरा आप जान लेते हैं, जीडीपी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो अब देखो, जो भारत और रूस वाली जो पार्ट थर्ड था, उसमें भी मैंने आपको भारत की जीडीपी वाइज स्थान बताया था और रूस का भी स्थान बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना। फिर भी मैं आपको इस वाली वीडियो में भी क्रम वाइज बता देता हूँ कि टॉप 11 देश कौन से हैं जीडीपी वाइज विश्व में। तो देखो, जो चीन है वो इसमें दूसरे स्थान पर आता है। आपको क्रम वाइज पूरा बता देता हूँ कि टॉप 11 देश कौन कौन से हैं जीडीपी वाइज विश्व में, सबसे अधिक जीडीपी में। ठीक है, पहला है वैश्विक महाशक्ति अमेरिका। ठीक है, सबसे अधिक जीडीपी किसकी है, अमेरिका की। दूसरे पर है चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी, पांचवे पर यूके, छठे पर है अपना देश भारत। ठीक है, याद रखना, दूसरे पर चीन है, छठे पर भारत है, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर इटली, नौवें पर कनाडा, 10वें पर कोरिया और 11वें पर रूस। तो आपका मुख्य 3 याद रखनी है। दूसरे स्थान पर चीन है, छठे स्थान पर भारत है और 11वें स्थान पर रूस है। ठीक है, तो जीडीपी वाइज आपको क्रम वाइज मैंने पूरा बता दिया है कि विश्व में कौन कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि माओ के नेतृत्व में चीन कैसा था उस समय। ठीक है, जो 1949 की क्रांति के दौरान चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हुई। तो देखो, 1949 में चीनी क्रांति हुई थी चीन में। ठीक है, उस समय जो साम्यवादी शासन की स्थापना तो हो गई थी, परंतु उसके कारण 3 मुख्य समस्याएं चीन के समक्ष उत्पन्न हो गई थी, जो अभी आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सी थी। पहली समस्या, चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए अपने सभी संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया था। तो देखो, आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ कि शुरू से क्या हुआ। तो जब चीन स्वतंत्र हुआ ना, तो उसने क्या किया कि जो विश्व के बाकी देश हैं उनसे रिश्ते तोड़ दिए। वो मतलब एकांतवास में रहने लगा, ना किसी से व्यापार करता था, ना किसी का व्यापार करता था, मतलब ना आयात ना निर्यात। सॉरी, वो बस एकांतवास में रहने लगा। उसने भारी संबंध तोड़ दिए बाकी देशों से। तो अब क्या है, वो अपने संसाधनों पर पूर्ण निर्भर हो गया। पर जो संसाधन है वो क्या है, वो एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे आगे उसके सामने चुनौती सी बन गया। आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 10 किलो चावल है। ठीक है, आप ना दुकान से आप चावल खरीदोगे, ना कहीं से लोगे, ना किसी से उधार लोगे। जो है आपके पास बस वो 10 किलो चावल है। उन्हीं 10 किलो चावल से क्या आप ज़िंदगी भर काट लोगे? नहीं ना। आप उन चावलों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना चला लोगे, परंतु एक समय तो वो चावल ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ऐसी कुछ समस्या जो थी वो चीन के समक्ष थी। वो क्या था, अपने संसाधनों पर पूर्ण निर्भर हो चुका था। बाहरी देशों से ना आयात करता था, ना निर्यात करता था, जिसके कारण ना उस पर कोई विदेशी मुद्रा थी। जो था वो अपने संसाधनों पर ही निर्भर था। तो उसने अपने सारे संसाधन उद्योग में लगाने चालू कर दिए थे। ठीक है, अगला, चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण का लाभ देने में सफल था, परंतु बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा बन रही थी। तब देखो, जो चीन था ना, वो रोजगार सही मात्रा में दे रहा था, स्वास्थ्य सुविधा भी उसकी अच्छी थी, सामाजिक कल्याण भी अच्छा कर रहा था, परंतु समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या आ रही थी बढ़ती जनसंख्या। जो बढ़ती जनसंख्या थी ना चीन की, वो उसके विकास में बाधा बनती जा रही थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरी समस्या, उस समय कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित थी, जिस कारण वह उद्योग की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रही थी। तो अब देखो, जो क्या था, मैंने आपको बताया कि संसाधन पर पूर्ण निर्भर था। अपने देश में ही उगाएगा, अपने देश का ही बनाएगा, जो भी माल है अपने देश का ही यूज़ करेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत ये थी कि जो कृषि थी, उस वक्त की खेती थी, वो परंपरागत तरीक़ों से होती थी। कोई आधुनिक चीज़ें नहीं थी, कोई आधुनिक मशीनें या फर्टिलाइज़र या कुछ भी नहीं थे, बीज खाद वाद जो था सब कुछ परंपरागत तरीके से खेती होती थी, जिस कारण क्या है, वो उद्योगों की मात्रा पूरी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मतलब बस उसका काम चल रहा था
पर वो उसकी मात्रा सही से पूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उद्योगों को क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें चाहिए होती है। परंतु परंपरागत कृषि में क्या होता है, उतनी तेज़ी से वो हो नहीं पाती है कृषि। तो ये एक समस्या थी मुख्य, कि जो कृषि थी वो परंपरागत तरीके पर आधारित थी, जिस कारण वह उद्योग की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रही थी। तो आपको मुख्य 3 चुनौतियाँ बता दी हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद 3 मुख्य चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी, ठीक है। अब जान लेते हैं चीन में सुधार विकास की पहल कब से स्टार्ट हुई। तो देखो, आपको ये वर्ष याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। चीन ने क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को ना चरणबद्ध तरीके से खोला था, स्टेप बाय स्टेप खोला था। अभी आपको मैं समझाऊंगा, तब आपको सही से समझ आने वाला है। पहले उसने क्या किया, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त कर दिया। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये एकांतवास में रहता था, ना किसी से व्यापार, ना किसी से बातचीत, ना कोई संबंध, मतलब एकांतवास अपना अलग ही रहता था। पर इसने 1972 में क्या किया, इसने एकांतवास समाप्त कर दिया, अमेरिका से संबंध बनाकर। ये गुपचुप तरीके से अमेरिका से संबंध बनाने लगा, बातचीत करने लगा, व्यापार बनने लगा, और एकांतवास को इसने समाप्त कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई सुधारों की। इसने 1972 में जब एकांतवास समाप्त किया, उसके बाद इसने क्या किया, 1973 में 4 उद्योगों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव ला दिए। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इसने इन चारों क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव ला दिए। और प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त के, प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई ने 1973 में क्या किया, इनने किया कि इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव ला दिए। तो देखो, इसने क्या किया, चीन का विकास किस हिसाब से हुआ, चीन आज क्यों इतने आगे निकल गया हमसे। चीन ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से खोलना चालू किया। इसने पहले 1972 में एकांतवास समाप्त किया, फिर 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया, फिर 1978 में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति अपनाई, फिर 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, फिर 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया, फिर 2001 में विश्व व्यापार में शामिल हो गया। तो इससे देखो आपको क्या पता लग रही हो कि चीन ने क्या है, धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना चालू किया। जब इसने देखा कि पहले पार्ट से हमें लाभ हो रहा है, तो इसने दूसरा पार्ट खोलना चालू किया, फिर इसने देखा दूसरे से भी लाभ हो रहा है, तो इसने तीसरी नीति ला दी। तो जो चीन का विकास हुआ, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है, चीन के नेताओं और उनकी अच्छी नीतियों की। चीन आज इतना विकसित देश क्यों है, क्योंकि उसकी नीतियाँ उस समय पर काफ़ी अच्छी थी। परंतु हमारा देश भारत उस समय पर अपने राजनीतिक घमासान से ही गुजर रहा था। जिस समय चीन का विकास हो रहा था, उस समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल चालू थी। तो इस वजह से चीन आज हमसे इतना आगे है, ठीक है। तीसरा आप देखते हैं, 1978 में इसने क्या किया, आर्थिक सुधार तथा खुले द्वार की नीति अपनाई। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, देंग शाओपिंग। तो देखो, इनने देखा कि जब 1973 में जब इनने ये किया, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव लाए, तो इसने देखा कि भाई इससे तो फ़ायदा हो गया। तो इनने क्या किया, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। अब इससे क्या था, कोई भी देश इनके देश में आकर व्यापार कर सकता है, कोई भी देश बाहरी निवेश कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी इनका विकास हुआ। तो फिर इनने देखा कि इससे विकास हुआ, तो इनने 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। फिर इसने धीरे धीरे क्या किया, 1998 में आके फिर इसने अगला स्टेप करा। इसने 1998 में क्या किया, उद्योगों को निजीकरण कर दिया और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर दिए, ठीक है। उद्योग का निजीकरण कर दिया और सेज की स्थापना कर दी। फिर देखा है इसने, ये इससे भी फ़ायदा हुआ, तो इसने क्या किया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हो गया। WTO में क्या था, पहले ये किसी से व्यापार नहीं करता था बाहरी देशों से, अब ये क्या है, सभी देशों से व्यापार करता है। ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सभी देशों में आपस में व्यापार होता है ना, तो ये इसमें शामिल हो गया और सभी देशों से व्यापार भी करने लगा। तो इसने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को ना स्टेप बाय स्टेप खोलना चालू किया, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। और इसी कारण ये आज इस मुकाम पर है कि हम चीन से काफ़ी पीछे हैं। चीन आज इतना विकसित देश है, और ये भी माना जाता है कि 2040 से 50 तक ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा अपनी नीतियों के कारण। तो इससे पता लगता होगा कि चीन की नीतियाँ कितनी अच्छी हैं, ठीक है। स्टेप वाइज इसने अपनी अर्थव्यवस्था खोला, 1972, 73, 78, 82, 98, 2001। तो इसे ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक मिनट, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे हम। अब जान लेते हैं भारत चीन के संबंध कैसे हैं। तो देखो, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, वो काफ़ी सुप्रसिद्ध हो गया था, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था उस समय ये नारा। और नेहरू जी इस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित हुआ आने वाले समय में। फिर आपको मैंने बताया था कि चीन भारत में 1962 में युद्ध भी हो रखा है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। और वो हार क्यों झेलनी पड़ी थी? नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण। ठीक है। अगला पॉइंट, सीमा विवाद। जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन पर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ। तो देखो, ये आपको मैं बता दूं कि जो भारत चीन के संबंध है ना, वो काफ़ी तनावपूर्ण रहते हैं, क्योंकि जो इनमें है ना, इनमें सीमा विवाद काफ़ी ज़्यादा है। अब जो जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन का हिस्सा है ना, उस पर चीन अपना कब्जा जमाता है, अपना कब्जा कर चुका है, मतलब ठीक है, उस पर अपना हक जमाता है। और इसी प्रकार वो अरुणाचल प्रदेश के कई भागों पर अपना हक जताता है, कहता है कि ये भाग हमारा है, जिसके कारण इन दोनों देशों में सीमा विवाद बना रहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो इनके संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, जिसके बाद दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। तो अब देखो, उस समय क्या हुआ था, जो चीन है उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो लोग थे वो चीन के साथ नहीं जाना चाहते, वो भारत में आना चाहते थे। तो जो वहाँ के जो वो थे ना, धार्मिक गुरु, धर्मगुरु दलाई लामा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ, मतलब अपने साथियों के साथ भारत में शरण मांगी। तो भारत ने क्या किया, भारत तो भाई सबका देश है, भारत तो बहुत दयालु देश है, तो भारत ने क्या की कि आ जाओ भाई, उनने तो शरण दे दी। तो अब जो शरण दी भारत ने दलाई लामा को, तो इससे क्या है, वो चीन नाराज़ हो गया। चीन ने भारत का फिर से विरोध करना चालू किया। 1900 ये बात है कुछ 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी थी, जिसमें भारत ने शरण दे दी। उसके बाद ही चीन हमसे और ज़्यादा चिढ़ गया था, और उसके बाद ही युद्ध भी हुआ था। ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी दे दी है। और एक समझौता भी हो रखा है भारत और चीन के बीच, जो था पंचशील समझौता। ठीक है, तो आपको बता दिया कि भारत चीन के संबंध कैसे हैं। ज़्यादातर भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हैं वर्तमान में, तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक हैं, पर पहले के समय में तनावपूर्ण ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो आपको चीन के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आपको पूरी जानकारी दूंगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। बिल्कुल सरल भाषा में आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको पेपर में। अब जान लेते हैं हम इसराइल के बारे में। तो आपको जो ये ध्वज दिख रहा है ना, ये जो फ्लैग है, ये है इसराइल का झंडा। तो याद रखना है, इसराइल का झंडा ऐसा होता है। फिर अब हम जान लेते हैं इसराइल के बारे में कुछ। इसराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। तो जो इसराइल है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल है वो काफ़ी छोटा है, अभी आपको बताऊंगा आगे। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो अब देखो, ये क्या है, चारों तरफ से अपने दुश्मन राष्ट्रों से घिरा देश है। अभी आपको बताऊंगा कि दुश्मनी क्यों है। ये है ना इसराइल, ये उत्तर में इसके लेबनान है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है, और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो ये चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ये सभी इसके दुश्मन देश हैं, जो जिनसे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। पर इसके बावजूद भी ये इतना शक्तिशाली देश है कि कोई देश इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अभी आपको धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ भी बताऊँगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसराइल एक छोटा सा देश है। तो जो आपको बताओ कि अभी मैंने आपको बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है इसराइल, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा देश है। तो वो छोटा देश क्यों है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो इतना छोटा है कि अपने जो राज्य है केरल, उससे भी काफ़ी छोटा है, उससे भी कम क्षेत्रफल है इसका। तो इससे आपको पता लग रही होगी कि इसका क्षेत्रफल कितना कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या लगभग 85 लाख। तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 85 लाख। तो जनसंख्या के मामले में भी ये छोटा देश है, और क्षेत्रफल के मामले में भी एक छोटा देश है। इसकी जनसंख्या अपने कुंभ के मेले से भी कम है। अपने कुंभ के मेले में जितने लोग आते हैं ना, उसमें 3 से 4 इजराइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता होगा कि कितनी कम जनसंख्या है। 85 लाख की जनसंख्या है बस। और यहाँ पर 76% यहूदी, 19% अरब,
तथा 5% अन्य अल्पसंख्यक समूह रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्यतः जो देश है ये यहूदी देश है। इसमें यहाँ पर 76% यहूदी लोग रहते हैं, 19% अरबी और तथा 5% अल्पसंख्यक समूह बाकी। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तो ये जो आधुनिक इजराइल है ये कब बना? इसकी स्थापना जो हुई वो 1948 में हुई। ये स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसकी जो प्रमुख भाषा है वो हिब्रू है, ठीक है। हिब्रू भाषा, इसे क्या है, राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। अपनी जो भाषा हिंदी है इसे लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है। जैसे कि आपने लिखा है तो ये फलस्तीन, तो ये लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है, परंतु जो इनके में लिखा जाता है, जो हिब्रू भाषा में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाएगा। उसकी शुरुआत इस साइड से होगी, हा वाली साइड से, मतलब उसमें यहाँ से चालू होगा राइट साइड से। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि ये राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है। फ़िलिस्तीन से अलग होकर एक राष्ट्र बना है। तो ये जो इजराइल देश है ये फ़िलिस्तीन से अलग होकर बना है, क्योंकि उस समय जो था इनमें, इसकी स्वतंत्रता से पहले जो देश था इन दोनों में ना तनाव बने रहते थे। तो यहूदी लोगों ने क्या किया, यहूदी लोगों ने मांग उठानी चालू कर दी कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। तो इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग करी, जिसके बाद काफ़ी संघर्ष हुआ और 1948 में ये का इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई, ठीक है। यहूदी देश, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक यहूदी देश है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। तो जो इजराइल है ना, चाहे विश्व में कहीं भी कोई यहूदी बच्चा पैदा हो, उसे अपने आप ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। तो इजराइल जो है ये एक यहूदी देश है। विश्व में कहीं भी कोई इजराइल हो, यहूदी व्यक्ति रहता हो या कोई भी यहूदी बच्चा जन्म ले, तो उसे अपने आप ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा नवाचार के मामले में विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। तो देखो, जो विज्ञान टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफ़ी आगे है विश्व से, और रक्षा तथा नवाचार के मामले में तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ देश है, ठीक है। चारों तरफ इसके दुश्मन देश रहते हैं, और आपको बताया था कि इसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, क्षेत्रफल भी काफ़ी कम है, परंतु फिर भी ये एक सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी हाई लेवल की है। इससे बड़े से बड़ा देश घबराता है। अभी आपको और आगे बताऊंगा। आधुनिक रक्षा उपकरणों के मामले में एक सशक्त देश है। तो जो इसके जो रक्षा उपकरण है ना उसमें ये काफ़ी आधुनिक है। इसके पास जो रक्षा उपकरण है, जैसे इसका मुख्य है इजराइल का डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना वो इतना टेक्नोलॉजी में आगे है कि बड़े से बड़ा देश इस पर हमला करने से घबराता है, ठीक है। तो आधुनिक रक्षा उपकरण के मामले में ये काफ़ी आगे है बाकी देशों से। सैन्य क्षमता में एक सशक्त देश है। इसकी सैन्य क्षमता लगभग 35 लाख है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ सैन्य क्षमता लगभग 35 लाख है। तो देखो इसकी कुल जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 85 लाख। तो उसके मामले में उसका अगर आप कंपैरिजन करें फिर भी इसकी जो सैन्य क्षमता है वो 35 लाख है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी सैन्य क्षमता है, ठीक है। 85 लाख की जनसंख्या में 35 लाख की सैन्य क्षमता, ठीक है। इजराइल में लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में कार्य करना होता है। तो इजराइल में यह अनिवार्य है कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उन्हें 2 साल सेना में काम करना है, और जो लड़के हैं उन्हें 3 साल सेना में कार्य करना है। यह वहाँ पे अनिवार्य है। अब आपको कुछ थोड़ी सी और बात बता दूँ जो मैंने लिखी नहीं है। जो इजराइल है ना इसके क्या है, चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र है जो इससे जिनके साथ इसके संबंध काफ़ी तनावपूर्ण है, जो इसके दुश्मन राष्ट्र हैं। तो उन्होंने इस पर काफ़ी बार हमला करने की कोशिश की है, परंतु ये आधुनिक रक्षा उपकरणों के मामले में इतना आगे, इतना आधुनिक देश है कि इस पर कोई भी देश हमला करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल देश है। इसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार कि उनसे किसी भी देश को, बड़े से बड़े देश को पछाड़ सकता है। भले ही इसका क्षेत्रफल कितना सा भी हो, भले ही इसकी जनसंख्या कम है, परंतु जो इसके हथियार हैं ना वो इतने अत्याधुनिक हैं कि वो किसी भी बड़े से बड़े देश को पछाड़ सकते हैं। तो इसी कारण ये अपने चारों तरफ से दुश्मन राष्ट्रों से घिरा होने के बावजूद भी एक सुरक्षित देश है और एक सफल देश है आज विश्व में। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसे विश्व में एक सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि जो इसकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, याद रखना इसकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इतनी पावरफुल है कि वो
खुफिया से खुफिया आतंकवादी को भी ढूंढ के मार देती। यदि आप इसके एक नागरिक को मारोगे तो ये उस दूसरे राष्ट्र के 10 नागरिकों को मार देगा। इतनी पावरफुल देश है, इतना पावरफुल इसकी वो है खुफिया एजेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी तरीके से मैंने क्लियर तरीके से समझा दिया होगा सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, सब चीज़ें बता दी हैं। इसराइल के बारे में, इसराइल कितना शक्तिशाली देश है और इसकी क्या क्या वो है क्षमताएं। चीन और भारत के संबंध भी बता दिए, चीन में विकास की पहल भी बता दी, माओ के नेतृत्व में चीन कैसा था ये भी बता दिया, और चीन का क्षेत्रफल, चीन के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंचती रहे। ठीक है।